आज हम जिन बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, इनकी शुरुआत कैसे हुई, कभी सोचा है? एक वक्त था जब हम सब छोटे छोटे गांव में रहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? चलिए आज उसी कहानी को समझते हैं। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारी दुनिया की शक्ल ही बदल दी। जरा सोचिए, एक तरफ एक शांत सा गांव और दूसरी तरफ हजारों लोगों से भरा एक शहर। ये सिर्फ लोगों की गिनती का फर्क नहीं था, नहीं, ये तो जीने के पूरे तरीके का फर्क था। और इस जमीन आसमान के बदलाव की जड़ में थी एक नई टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी थी कांसा, यानी ब्रॉन्ज। ये कोई मामूली धातु नहीं थी, बल्कि तांबे और टिन को मिलाकर बनाई गई थी। मतलब इंसानों की बनाई हुई पहली एलॉय। ये इंसानी दिमाग का वो कमाल था जिसने हमें सीधा पाषाण युग यानी स्टोन एज से बाहर खींच लिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, लोहा तो जमीन में कांसे से ज्यादा मिलता है, तो फिर हमने पहले कांसे का इस्तेमाल क्यों किया? आयरन एज बाद में क्यों आई? जवाब बड़ा सीधा सा है, आग, मतलब टेम्परेचर। लोहे को पिघलाने के लिए बहुत ही ज्यादा गर्मी चाहिए होती थी, और उस जमाने में इतनी गर्म भट्टी बनाने की टेक्नोलॉजी हमारे पास थी ही नहीं। जबकि कांसा बनाना वो कहीं ज्यादा आसान था। तो फिर कांसा बनता कैसे था? चलिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, खदानों से तांबा और टिन का कच्चा माल यानी ओर निकाला जाता। स्टेप 2, फिर उसे खूब गर्म करके पिघलाया जाता ताकि असली धातु बाहर आ जाए। स्टेप 3, इसके बाद पिघले हुए तांबे और टिन को एक साथ मिला दिया जाता। और बस स्टेप 4, इस मिक्सचर को सांचों में डालकर औजार और हथियार तैयार कर लिए जाते। और इसका नतीजा? अरे जबरदस्त! ऐसे औजार बने जो पत्थर के औजारों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत थे, ज्यादा टिकाऊ थे, और सबसे बड़ी बात, उनकी धार ज्यादा देर तक तेज रहती थी। इसने तो काम करने का पूरा तरीका ही बदल डाला। और इस नई टेक्नोलॉजी का असर सबसे पहले कहाँ दिखा? खेती पर। ये वो पहला डोमिनो था जिसके गिरने से पूरी लाइन गिरने वाली थी, पूरा समाज बदलने वाला था। इसे हम एक तरह से एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन 2.0 कह सकते हैं। कांसे के बने हल अब जमीन को ज्यादा असरदार तरीके से जोत सकते थे। कांसे की दरांती से फसल की कटाई पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई, और इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? हमारे पास जरूरत से बहुत ज्यादा खाना जमा हो गया, जिसे हम कहते हैं फूड सरप्लस। और खाने के इस सरप्लस से जो बदलावों की लहर शुरू हुई, उसे ही महान आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्ड ने नाम दिया द अर्बन रेवोल्यूशन, यानी शहरी क्रांति। वो समझ गए थे कि ये बात सिर्फ खेती तक नहीं रुकने वाली, ये तो पूरे समाज को बदलने वाली है। अब जरा सोचिए, जब गोदामों में इतना अनाज भरा हो कि खाने की कोई चिंता ही ना रहे, तो क्या हर इंसान को खेती करने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लिया। इतिहास में पहली बार लोगों को खेती के अलावा दूसरे काम करने का मौका मिला। तो कोई बेहतरीन कुम्हार बन गया, तो कोई मेटल के औजार बनाने वाला कारीगर। कुछ लोग पुजारी बन गए, तो कुछ सैनिक और कुछ व्यापारी। मतलब स्पेशलाइजेशन शुरू हो गया। और अब देखिए, कुम्हार को अपने बर्तनों की सुरक्षा के लिए सैनिक चाहिए, सैनिक को पूजा पाठ के लिए पुजारी चाहिए, और पुजारी को, खैर सबको एक दूसरे की जरूरत थी। ये सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हो गए। तो जाहिर है ये सब एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगे ताकि एक दूसरे के साथ आसानी से लेन देन कर सकें। और बस इसी तरह से दुनिया के पहले शहर बसने लगे। मेसोपोटामिया का उरुक शहर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये शहर इतने बड़े हो गए कि वहां हजारों हजार लोग एक साथ रहने लगे। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी अविश्वसनीय बात रही होगी। लेकिन रुकिए, हजारों लोगों को एक जगह पर बसा देना ही काफी नहीं था। अब नए सवाल खड़े हो गए। इतने सारे अनाज का हिसाब किताब कौन रखेगा? सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी नहरें बनाने का काम कौन ऑर्गेनाइज करेगा? लोगों के बीच झगड़े होंगे तो कौन सुलझाएगा? मतलब शहर नाम का ये नया हार्डवेयर तो बन गया था, पर अब इसे चलाने के लिए एक नए सॉफ्टवेयर की भी जरूरत थी। और जरूरत ही आविष्कार की जननी है ना? तो इन समस्याओं के जवाब भी खोजे गए। अनाज और व्यापार का हिसाब रखने के लिए लिखने की कला यानी राइटिंग का आविष्कार हुआ। लोगों को एक साथ काम करवाने के लिए राज्य यानी अस्टेट का कॉन्सेप्ट आया। और विवादों को सुलझाने के लिए कानून और एडमिनिस्ट्रेशन बनाए गए। सोचिए जरा, कलम
या उस वक्त की स्टाइलिस अब हल जितनी ही जरूरी हो गई थी। मिट्टी की गिली तख्तियों पर हिसाब किताब रखना, यही लिखने की शुरुआत थी। ये उस जमाने की एक्सेल शीट थी, समझ लीजिए। शुरुआत में शहरों में पावर का सेंटर मंदिर हुआ करते थे। इन विशाल मंदिरों को जिगुराट कहा जाता था, और जो पुजारी थे वो सिर्फ पूजा पाठ नहीं करवाते थे, वो असल में एडमिनिस्ट्रेटर थे। अनाज के गोदामों से लेकर सिंचाई के प्रोजेक्ट्स तक सब कुछ वो ही मैनेज करते थे। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलने लगी। जैसे जैसे शहर बड़े हुए, उनके बीच लड़ाइयां भी बढ़ी। और जब लड़ाई होती है तो सैनिक और उनके लीडर यानी योद्धा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे सत्ता मंदिरों से निकलकर महलों में चली गई। अब पुजारी नहीं बल्कि राजा और सैन्य लीडर शहर चलाने लगे। ये जो नई ऑर्गेनाइज्ड दुनिया बन रही थी, इसके फायदे तो बहुत थे, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ी। और ये कीमत सबने बराबर नहीं चुकाई। इस सिस्टम ने एक ऐसी समस्या को जन्म दिया जो आज तक हमारे साथ है। इंसानी इतिहास में पहली बार समाज एक पिरामिड की तरह बंट गया। सबसे ऊपर चोटी पर बैठे थे राजा और शासक। उनके ठीक नीचे थे पुजारी और पढ़े लिखे लोग, फिर योद्धा। उनके नीचे थे कारीगर और व्यापारी। और इस पिरामिड का जो सबसे बड़ा, सबसे भारी हिस्सा था, वो थे किसान। और सबसे नीचे, सबसे आखिर में मजदूर और गुलाम। तो ये ऊंच नीच आई कहाँ से? इसका सीधा सा कारण था रिसोर्सेज पर कंट्रोल। जिन लोगों के हाथ में जमीन और अनाज के गोदामों की चाबी थी, वो अमीर और ताकतवर होते गए, और बाकी की पूरी आबादी उन पर निर्भर हो गई। वो जो बराबरी वाला गांव का समाज था, वो अब बस एक याद बनकर रह गया था। तो अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समेटना हो तो कैसे कहेंगे? एक टेक्नोलॉजिकल चिंगारी यानी मेटलर्जी ने एक सामाजिक धमाका किया, जिससे शहर और सामाजिक ऊंच नीच पैदा हुई। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए राजनीति यानी द स्टेट का जन्म हुआ। और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। 5000 साल बाद आज जब हम अपने बड़े बड़े आधुनिक शहरों को देखते हैं, तो क्या हमें वही पुराना ब्लूप्रिंट नजर नहीं आता? टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन और एक हायरार्की। ऐसा नहीं लगता कि हम आज भी उसी ढांचे पर जी रहे हैं जो हजारों साल पहले तैयार किया गया था? सोचने वाली बात है ना।